दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चन की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे नए क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि मैं एक दो हॉस्पिटल्स में गया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ नए क्वेश्चन मिले। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि जब भी हम कहीं भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मुझे थोड़े थोड़े मिल जाते हैं नए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो मे भी वो पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, तो कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके लिए न्यू है तो आप उसको ज़रूर पढ़ के जाना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मे बी इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे भी, तो ज़रूर पढ़ के जाना। तो आज की वीडियो की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सबका बेनिफिट हो सके। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात करी थी कैनुले के साइज़ की, कि कौन कौन से साइज़ का कैनुला होता है और किस किस चीज़ में हम प्रेफर करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किसी बच्चे को अगर हमने इमरजेंसी में कैनुला लगाना है तो हम कौन सा कैनुला प्रेफर करते हैं। अगर ऑप्शंस आपको दी होगी 20, 22, 24, 26, उसमें आपका जो आंसर है वो 26 होगा। अगर आपको कैनुला का साइज़ दिया होगा 18, 20, 22 और 24, लास्ट मतलब अगर आपको सबसे छोटा कॉस्ट 24 ही दिया है तो आपने 24 टिक करना है, क्योंकि जो 24 और 26 है वो दोनों हम बच्चों में यूज़ करते हैं। और अगर कलर की बात करें तो 26 का पर्पल कलर होता है, और अगर 24 की बात करें तो वो येलो कलर का होता है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जब भी हम आरटी फीड देते हैं तो आरटी फीड देने से पहले आप क्या करते हो। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि जब भी हमने आरटी फीड देनी है उससे पहले हमने एस्पिरेट करके देखना होता है। तो अगर आपकी 60 to 100 के बीच में आती है तो आप फीड को विद होल्ड कर देते हो। उसके बाद अगर 2 घंटे के बाद बैकफ्लो नहीं आता है तो उसके बाद ही हमने फीड देनी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि जब भी हम वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट होता है उनकी सक्शन करते हैं, ट्रेकियल सक्शन जब हम करते हैं तो वो कितने टाइम के लिए हम करते हैं, या कितने टाइम से ज़्यादा हम नहीं करते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, जो भी ट्रेकियल सक्शन हम जब भी करते हैं तो हमेशा हम 10 सेकंड तक ही करते हैं। 10 सेकंड से ऊपर हम कभी भी नहीं लेके जाते। अगर 10 सेकंड से ऊपर लेके जाएंगे तो पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा, इसलिए 10 सेकंड तक ही हम ट्रेकियल सक्शन करते हैं। 10 सेकंड के बाद हम जो सक्शन कैथेटर है उसको आउट कर लेते हैं और वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हैं। और एक क्वेश्चन आपको और भी आ सकता है कि जो सक्शन प्रेशर होता है अडल्ट के लिए वो कितना होता है। जब भी हम सक्शन करते हैं तो बहुत बार देखा है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो कई बार जो सक्शन का प्रेशर है वो 200 तक चला जाता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही ख़राब होता है। उनकी जो अंदर टिश्यू है उसको इंजरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो नॉर्मल सक्शन का प्रेशर होता है वो 100 to 120 के बीच में ही होता है। 100 to 120 से ज़्यादा प्रेशर हम कभी नहीं रखते सक्शन का। अगर चिल्ड्रन की बात करी है, बच्चों की बात करी है, तो बच्चों में जो सक्शन का प्रेशर होता है वो 60 to 80 के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमें एंजियोग्राफी का। तो एंजियोग्राफी करने से पहले कौन सा टेस्ट है जो देखना ज़रूरी होता है। जो ऑप्शन आई थी उसमें ऐसे आया था कि HB देखेंगे, या इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल देखेंगे, या फिर क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें जो सबसे मेन और ज़रूरी टेस्ट होता है वो होता है हमारा सीरम क्रिएटिनिन का। वैसे अगर नॉर्मली जब भी हम पेशेंट की एंजियोग्राफी करते हैं तो उससे पहले हम एक CAG प्रोफाइल भेजते हैं, इसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें हीमेटोलॉजी में आता है HP TLC प्लेटलेट, सीरोलॉजी में आता है बन, क्रिएट और इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में वायरल मार्कर जो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के करवाने वो भी साथ में हम भेजते हैं। तो नॉर्मल CAG प्रोफाइल में बस हम यही टेस्ट करवाते हैं। और प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो हम 2 चीज़ें करवाते हैं। एक तो हमें एंजियोग्राफी से पहले पेशेंट के वायरल मार्कर पता होने चाहिए, और दूसरी चीज़ है क्रिएटिनिन, जो कि करवाना ही करवाना है। वैसे तो सारे टेस्ट ही ज़रूरी है, जैसे मैंने CAG प्रोफाइल के बताया, HP TLC प्लेटलेट, मिनी KFT पूरा हम करवाते हैं। लेकिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे बाकी क्वेश्चन आए थे कि जिनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल हम ज़रूर देखते हैं पेशेंट का,
क्योंकि जब भी पेशेंट की एंजियोग्राफी करते थे डॉक्टर पेशेंट को डाई देता है, होती है उसके साथ क्या होता है क्रिएटिनिन लेवल और बढ़ जाता है। नॉर्मल अडल्ट होता है उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सारा जो भी डाई है वो यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है 2 या 2 से ऊपर है, तो उनकी अगर एंजियोग्राफी करनी है तो उससे पहले हमें जो नेफ्रोलॉजी की क्लियरेंस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सूचर है जो अब्जॉर्बेबल होता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी पेशेंट के अगर कट लगता है तो उसको हम सूचर कर देते हैं और डॉक्टर बोलता है कि 7 दिन के बाद जो सूचर है हम खोल देंगे, आपका जो कट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर लगाना हो तो कौन सा वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो काम आता है हमारे सूचर वो होता है कैटगट सूचर। कैटगट सूचर जो है वो हमारा अब्जॉर्बल होता है स्किन के अंदर, तो जब भी हम वो लगाते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है मेन वो 7 दिन तक रहती है। अगर कैटगट सूचर की बात करें तो उसमें भी 2 वैरायटीज़ आती है, एक होता है प्लेन कैटगट और दूसरा होता है क्रोमिक कैटगट। जो प्लेन कैटगट है वो 7 दिन की इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि नॉर्मल सूचर जो नायलॉन के या और दूसरे नॉर्मल सूचर होते हैं उनकी होती है 7 दिन की, वैसे ही जो कैटगट सूचर प्लेन वाला है उसकी 7 दिन की इलास्टिसिटी होती है। 7 दिन तक वो टिश्यू को पूरा खींच के रखता है, वो जो टिश्यू है उसको पूरा दबा के रखता है, पूरा जोड़ के रखता है। उसके बाद जो उसकी इलास्टिसिटी है वो स्लोली कम होने लगती है। और जो दूसरा होता है वो होता है क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट जो है वो प्लेन से डबल होता है, मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी है वो 14 दिन तक रहती है। 14 दिन तक वो जो टिश्यू है उसको बाइंड करके रखता है। 14 दिन के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है, जहाँ उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होने लगती है। अगर इसके ऑब्जॉर्ब होने का टाइम देखें, नॉर्मली इसको 90 डेज़ का टाइम लगता है, जिसको 90 डेज़ का मतलब 3 मंथ का टाइम लगता है। 3 मंथ के बाद ये स्किन में पूरे अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। 3 मंथ के बाद अपने आप ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यही इसकी खासियत है कि जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पेशेंट का CS करते हैं, मतलब सिजेरियन सेक्शन जो पेशेंट का होता है, उनकी जो तीनों लेयर है तीनों में सूचर करना पड़ता है। तो इसलिए जो नीचे वाली लेयर्स होती है वहाँ पे हमें कैटगट जो सूचर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो जो लेयर है उसको हम दोबारा से ओपन करके सूचर नहीं खोल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम क्रोमिक कैटगट वाला यूज़ करते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे हम नायलॉन या सिल्क कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब भी हम ICU में किसी बेड को काबुलाइज करते हैं, आपको पता है कि जब भी एक पेशेंट हमारा कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से हम उसी बेड पे जो पेशेंट लेते हैं, पहले हम बेड को काबुलाइज करते हैं, देन उसके बाद हम पेशेंट को लेते हैं। जब भी पेशेंट जाता है तो 1% हाइपोक्लोराइड वो यूज़ करते हैं बेड को काबुलाइज करने के लिए। और अगर ICU की बात करी है, ICU को काबुलाइज करना है, मतलब ICU को फ्यूमिगेशन करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं D125। तो फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो जब हमारा ICU फ्यूमिगेट हुआ था तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको फ्यूमिगेशन का नहीं पता कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर देखना है, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या टेस्ट भेजते हैं उसके बाद, तो अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि जो SVT जिसको कि हम सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, किसी पेशेंट को SVT होता है तो उनको हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन के नाम अलग अलग से आपको लिख के दे देंगे। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और अपना जो क्वेश्चन है वो गलत करके आओगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी पेशेंट को SVT होता है तो उस कंडीशन में हम हमेशा पेशेंट को एडिनोसिन इंजेक्शन जो है वही देते हैं। तो जब पेशेंट को SVT होता है, उनकी हार्ट रेट 180, 190, 200 तक भी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि एक कैनुला हमें चाहिए 18 या 20, या तो ब्रेकियल में चाहिए या आपकी एक्सटर्नल जुगुलर में चाहिए, और नहीं तो अगर पेशेंट को CVL लाइन पड़ी है तो वो और भी अच्छा। अगर यहाँ पे आपका 20 या 22 का कैनुला लगा हुआ है तो उसके साथ जो एडिनोसिन है उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जब भी एडिनोसिन देना है उससे पहले आपका कैनुला ब्रेकियल साइड पे चाहिए और कैनुला बड़े गॉज का चाहिए 18 का। वहाँ पे आपने 18 गॉज का कैनुला लगा लिया, उसके बाद उसके ऊपर 3 वे लगाना है जिसको हम स्टॉप क्लॉक बोलते हैं। तो स्टॉप क्लॉक लगा के एक साइड पे आपने एडिनोसिन 6 mg वाला लेना है और दूसरी साइड पे आपने फ्लश लेना है, अप्रॉक्स 10 या 20 ml आप ले सकते हो। तो उसको पुश करके सबसे पहले हमने एडिनोसिन देना है
और उसके तुरंत बाद ही उसका पोर्ट चेंज करके हमने फ्लश देना है। फ्लश देने के बाद पेशेंट का जो हाथ है ऊपर कर देना है। पेशेंट का हाथ जब हम ऊपर कर देंगे तो वो सीधा जब हार्ट में जाएगा तो उस सेकंड के लिए हार्ट को स्टॉप कर देगा और दोबारा से हार्ट जो है नॉर्मल रिदम में आ जाएगा, जिसके साथ फिर साइनस रिदम आ जाती है पेशेंट की। तो 100 में से 20% ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि रिवर्ट नहीं होते, उनको फिर हम दोबारा से शॉट देते हैं तो उसके बाद वो रिवर्ट होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो एडिनोसिन इंजेक्शन हमेशा याद रखने के एसवीटी में हम देते हैं। अगर पेशेंट को एएफ होता है तो वहाँ पे हम कॉर्डरोन देते हैं। कॉर्डरोन भी हम ऐसे देते हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट को एएफ हुआ है तो 150 या 300 का बोलस देते हैं हम 100 ml में डाल के। उसके बाद हम पेशेंट को इन्फ्यूज़न शुरू करते हैं। जो इन्फ्यूज़न होता है हमने देना होता है कि पहले 60 mg देते हैं फॉर 6 आवर्स और उसके बाद जो रिमेनिंग 18 आवर्स है वहाँ पे हम 30 mg करते हैं। टोटल जो इंजेक्शन है 24 आवर्स तक चलता है, तो वो आपको कैलकुलेट करके उतने पे ही इन्फ्यूज़न में चलाना है कि जो आपका 60 mg फॉर 6 आवर और देन रिमेनिंग 18 आवर्स में आपको 30 mg देना होता है। तो एडिशनल एक चीज़ और आप साथ में ऐड कर लेना कि जो वीटी होता है, अगर वीटी का आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वीटी हुआ है तो क्या करना है। वैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बाय चांस अगर आप कार्डियक आईसीयू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके पेशेंट को वीटी हुआ तो आपको क्या करना है। वीटी जो है उसको हम बोलते हैं वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया जब पेशेंट को होगा तो उस टाइम पे हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस और बीपी। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उनका बीपी ठीक है तो उसको हमने मेडिसिन के साथ ही ट्रीट करना है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और पेशेंट का जो बीपी है वो भी ड्रॉप हो गया है तो उस टाइम पे हमने पेशेंट को सीधा शॉक देना होता है। मोस्टली 150 से हम शुरू करते हैं, 150 या 200 का हम 200 जूल तक का हम उसको शॉक देते हैं। अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता तो दोबारा से बढ़ा के शॉक देना है, तो उसके साथ पेशेंट रिवर्ट हो जाता है। तो ये तो थी कि पेशेंट का बीपी और अनकॉन्शियसनेस नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और पेशेंट का बीपी भी ठीक है, उस टाइम पे हमने शॉक नहीं देना होता है। उस टाइम पे आप एडी पैड जरूर कनेक्ट करके रखते हैं, लेकिन शॉक हम नहीं देते। उसमें जो सबसे पहले हमारा काम है वो है इंजेक्शन लिडोकेन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन लॉक्सीकार्ड। तो वो हमने देना होता है अप्रॉक्स 3 ml हम देते हैं, मतलब 1 ml में वो 21.6 समथिंग mg होता है। तो नॉर्मली जो हम देते हैं 60 mg देना होता है। तो ये जो लॉक्सीकार्ड है ये एंटी अरिथमिक होता है और इसके साथ पेशेंट बहुत जल्दी रिवर्ट हो जाता है। और उसके साथ हम कॉर्डरोन भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं, वो एज़ पर डॉक्टर, जैसे डॉक्टर आपको ऑर्डर करते हैं उसी के हिसाब से देना होता है। लेकिन जो मेन हम देते हैं वो लॉक्सीकार्ड देते हैं। तो जब भी आपके पेशेंट को वीटी हो तो ये चीज़ें आपने रेडी करके रखनी है कि पेशेंट को देना है। तो जब भी वीटी हो तो सबसे पहले पेशेंट की ये दो चीज़ें ज़रूर देखनी है, कॉन्शियसनेस और बीपी। फिर उसी के हिसाब से हमने देखना है कि पेशेंट को शॉक देना है जब पेशेंट को मेडिसिन के साथ ट्रीट करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो नारकोटिक में आते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को डाउट होता है कि नारकोटिक एक सेडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मिडाजोलम हो गया या और भी कोई सेडेशन वाले इंजेक्शन हो गए वो सब उसी में लिख देते। तो ऐसी गलती कभी नहीं करी। बस 3 इंजेक्शन ही है जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो पहला इंजेक्शन है वो है फेंटानिल, दूसरा इंजेक्शन है मॉर्फिन, तीसरा इंजेक्शन है पैथिडीन। ये तीनों ही इंजेक्शन है जो नारकोटिक के अंडर आते हैं। और चौथा एक हम यूज़ करते हैं वो है फेंटानिल पैच भी हम यूज़ करते हैं, वो भी नारकोटिक के अंदर आता है। तो इसलिए कभी भी मिडाजोलम हो गया या और भी सेडेशन के लिए जितने भी इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं वो कोई भी नारकोटिक के अंडर नहीं आता। तो दोस्तों वेंटिलेटर के मोड के बारे में आपको पूछ सकते हैं। मोस्टली जब भी वेंटिलेटर का जो मोड होता है उसकी फुल फॉर्म्स आपको पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जब भी आप आईसीयू के इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो चाहे एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो, तो वो जो आपकी इंटरव्यू लेंगे वो मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आपको जस्ट एक वो मोड्स के बारे में पूछ लेंगे कि वेंटिलेटर के मोड बता दो, और उसी से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो मोड्स आपको ज़रूर याद करके जाने। मेनली 5-6 मोड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं PRVC, SIME, VC, PC और CPAP। तो ये जो 5 मोड है इसका आपको पता होना चाहिए। जो पहला है PRVC, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल।
दूसरा हमारे पास है SIMV जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर। तीसरा हमारे पास है VC जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल। चौथा है PC जिसको हम बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल। एंड लास्ट वाला है हमारे पास CPAP जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये आप 5 मोड अगर उनको बता दोगे विद फुल फॉर्म से उनको पता चल जाएगा कि इनको वेंटिलेटर के बारे में पता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेन 2 कॉम्प्लिकेशन वेंटिलेटर के साथ अराइज होती है, जो कि एक है VAP और दूसरी है VAE। और VAP की अगर बात करी जाए तो वो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। VAE जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर जो हॉस्पिटल में वो कितना होता है। तो जो फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर है वो हम रखते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अगर 8 से ऊपर जाता है तो आपको जो बायोमेडिकल वाले हैं उनको बताना होता है, उनको इन्फॉर्म करना है। अगर आपकी फ्रिज बंद है तो वो आपने देखना है। और एक चीज़ और है कि एक बार डिफॉस्ट ज़रूर करना होता है। अगर आपके घर में भी फ्रिज है तो आप भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपको वो देखने के लिए ऑप्शन मिलेगा डिफॉस्ट का। तो वंस अ वीक हमने ज़रूर एक बार डिफॉस्ट करना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब भी पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट जो है वो 10 से नीचे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो नॉर्मल आपको पता है 12 to 18 तक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है। तो अगर 10 से नीचे जाता है तो उसको हम ब्रेडिपिनिया बोलते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन से इंजेक्शन के साथ जो है ब्रेडिपिनिया होता है, तो साथ में 3-4 इंजेक्शन के नाम आपको लिखे होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन जो मॉर्फिन है जिसके साथ ब्रेडिपिनिया होता है, तो हमेशा ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी किसी पेशेंट को मॉर्फिन दिया है जो कि नारकोटिक होता है, उसके साथ पेशेंट को ब्रेडिपिनिया होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि RBC जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो रेड ब्लड सेल जो है उसकी लाइफ स्पैन आपको पता है कि 120 डेज़ की होती है। एडिशनल इसके साथ अगर आपको PRBC जिसको हम पैक्ड रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है, उसकी जो स्टोरेज टाइम है जो कि ब्लड बैंक में स्टोर करके रखते हैं, उनकी स्टोरेज टाइम कितनी होती है। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि 42 डेज़ तक हम PRBC को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं। 2 से 6 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर PRBC को रखते हैं। 42 डेज़ तक हम इसी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ब्लड कंपोनेंट है होल ब्लड। होल ब्लड जो है वो भी हम 42 डेज़ तक रख सकते हैं और उसको भी हमने 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक हमने स्टोर करके रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा FFP आता है, FFP की अगर बात करी जाए जिसको हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा बोलते हैं, तो जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का टाइम होता है स्टोरेज का वो होता है 12 मंथ तक, मतलब 1 साल तक हम FFP को स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर FFP के टेम्परेचर की बात, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है कि FFP कौन से टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखते हैं। जो FFP का टेम्परेचर होता है वो होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री पे स्टोर करके रखा जाता है FFP को। इसलिए जब भी आप ब्लड बैंक से FFP मंगवाते हो तो वो उसी टाइम आपको नहीं देते हैं, वो उसको बाहर पहले निकाल के रखते हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं और उसके बाद वो इशू करते हैं ICU में या पेशेंट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा STP जिसको हम बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट। जो STP होता है वो हम पेशेंट से उसको विड्रॉ करते हैं, वो तुरंत दूसरे पेशेंट को देना होता है। और वैसे अगर ब्लड बैंक में इसकी स्टोरेज देखी जाए तो 5 दिन से ज़्यादा कभी भी STP को स्टोर करके नहीं रखते। तो मोस्टली STP जब लेते हैं उसी टाइम पे वो दूसरे पेशेंट को दे देते हैं, ज़्यादा टाइम वो नहीं रखते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है RDP जिसको हम रैंडम डोनर प्लेटलेट। तो इसको भी हम 7 दिन से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते ब्लड बैंक में। Caught in the crossfire